गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, अगर हम बात करें आज के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो यहां पर आप नोटिस कर पाओगे कि 3 वर्कर्स की डेथ हो गई उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि खनन खुदाई के समय के ऊपर अचानक एक जो रॉक थी वो क्रैक करके कोलैप्स कर जाती है। बेसिकली यहाँ पे खनन खुदाई का काम चल रहा था। उस समय जो आपकी ड्रिलिंग मशीन्स हैं उसका इस्तेमाल किया जा रहा था। तो अचानक से रॉक में एक दरार आने की वजह से वहां पर जो वर्कर्स हैं वो उसमें दब जाते हैं। अब यहाँ पर लोकल लोगों का ये एलिगेशन है कि सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का बिल्कुल भी ध्यान यहाँ पे नहीं रखा जा रहा था। बहुत बड़े स्तर के ऊपर नेग्लिजेंस थी। काफी सारी ऑपोजिशन पार्टीज और जो लोकल लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर माइनिंग माफिया यहाँ पे काम कर रहे थे। माइनिंग माफिया का सरकार के साथ गठजोड़ था, जिस वजह से किसी ने भी प्रोटोकॉल्स का कोई ध्यान नहीं रखा। जो आपके रूल्स होते हैं उनका किसी ने ध्यान नहीं रखा। एंड जिस वजह से यहाँ पर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो ना करने की वजह से यहाँ पर इन वर्कर्स की डेथ हुई है। एंड इसीलिए यहाँ पे इनके ऊपर यहाँ पे जो पर्सन है कृष्णा, जो आपकी कंपनी है कृष्णा माइंस, उसके अगेंस्ट यहाँ पे नेग्लिजेंस के लिए एफआईआर भी यहाँ पे लॉन्च कर दी गई है। बाकी दोस्तों, जो हमारी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स हैं वो यहाँ पर अपना काम कर रही हैं, ताकि जल्द से जल्द ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है इसके ऊपर यहाँ पे काम किया जा पाए। एक दूसरा मुद्दा और बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका एमजी नरेगा के बारे में। दोस्तों, आप सब लोग महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के बारे में जानते होंगे। अब इस स्कीम के अंतर्गत क्या होता है कि कम से कम 100 दिन का जो रोजगार होता है ना, वो यहाँ पर सरकार गारंटी करती है टू एवरी रूरल हाउस होल्ड। ठीक है, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर कम से कम 100 दिन का रोजगार यहाँ पे गारंटी किया जाता है अनस्किल्ड वर्क के लिए। ठीक है, अब डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। एंड आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि कोविड-19 पैंडेमिक के समय इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो हमारे सामने आई। बहुत फायदा है स्कीम का, नो डाउट। बट कहीं ना कहीं बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे इश्यूज भी स्कीम के अंदर देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कहीं पर कोई बेनिफिशियरी है ही नहीं, पर उसके नाम के ऊपर पैसा ले लिया जाता है, मतलब काम कुछ हुआ ही नहीं, पर कुछ अधिकारियों ने, कुछ लोगों ने यहाँ पर फेक बेनिफिशियरीज बना के उनका पैसा हथियाने की कोशिश कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ना इस चीज को ठीक करने के लिए सेंटर ने क्या स्टार्ट किया, ई केवाईसी। ठीक है, नो योर कस्टमर तो आप जानते होंगे। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस जहां पर हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे, ताकि जो ऐसे बेनिफिशरीज हैं जो इनएलिजिबल हैं या फिर काम कुछ हुआ ही नहीं, बस पैसे लूटने की कोशिश की गई, उसको कम करने के लिए। तो यहाँ पर पता क्या होता है, एक पोर्टल बना दिया गया है और एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यहाँ पे बता दिया गया है। अब उसके माध्यम से क्या होता है, यहाँ पर अगर मान लो कुछ ऐसा हो कि कोई पर्सन है, काम वाम है नहीं उसके पास, वो कर नहीं रहा काम बिल्कुल भी, पर तब भी उसके नाम के ऊपर पैसा लिया जा रहा है ना, तो ऐसे बंदे का आपका जो जॉब कार्ड है उसको डिलीट किया जा सकता है। तो पिछले कुछ टाइम के अंदर अगर हम नोटिस कर पाएंगे, 10 अक्टूबर और 14 नवंबर के बीच में 27 लाख वर्कर को इस तरह से डेटाबेस से नाम हटा दिया गया है। अब इसमें आप कारण देखो, सरकार ने खुद इस बात को माना कि बहुत ज्यादा जो आपके मनरेगा के अधिकारी थे ना, वो यहाँ पे चीजों को मिसयूज कर रहे थे, उसी को ठीक करने के लिए किया गया है। कहने का मतलब, इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर ये बात बताई गई है कि कई बार पता क्या होता था कि मान लो वर्कर आए हैं 5 और वहां लिख दिया गया कि 10 लोग काम पे आए हुए हैं, तो सैलरी ले ली गई 5 लोग एक्स्ट्रा की। कई बार ऐसा होता था कि वर्कर सुबह के समय काम पर आया है, दोपहर के बाद काम के ऊपर आया नहीं, पर पूरे दिन का उसका रोजगार का ले लिया गया। फिर ऐसा देखा गया था कि सरकार फोटो मांगती थी कि काम करने की फोटो उनकी भेजो, तो एक ही फोटो को बार बार डाल दिया जाता था, बार बार अपलोड कर दिया जाता था, ये दिखा के कि हाँ अभी भी लोग काम कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता था कि फोटो ऑलरेडी खींची गई है, उसी फोटो को दोबारा से उसकी फोटो खींच के एक नई फोटो के तौर के ऊपर अपलोड कर दी जाती थी। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होता था। तो अब सरकार ने हर चीज़ की लाइव ट्रैकिंग यहाँ पे लगा दी है कि आपको लाइव फ़ोटो खींचनी होगी। आप उसमें पुरानी फ़ोटो यहाँ पे नहीं अपलोड कर सकते। तो इसके लिए एक प्रॉपर पोर्टल बना दिया गया है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यहाँ पे कर दिया गया है। उनके जो आपके वर्कर्स के फ़ोटोग्राफ्स लिए जाएँगे, उनको आधार के साथ यहाँ पे मैच किया जाएगा, ताकि किसी ऐसा इंसान जो काम नहीं कर रहा या फिर बीच के जो लोग हैं वो यहाँ पे पैसे ना खा जाएँ, उन सब चीज़ों के लिए सरकार यहाँ पे
e-KYC यहाँ पे लाई है। तो ये कुछ बातें थी यहाँ पे जो आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग पता होनी चाहिए। दोस्तों डेट है आज की 17 नवंबर 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू यहाँ पर आपको ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हमें करना है ना डिस्कस, वो कोहोर्ट कनेक्ट 2025 के बारे में है। पर इसको समझने से पहले मैं आपको 2-3 चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपको मैं समझाऊंगा कस्टमाइज थेरेपी के बारे में। इसको आप लोग कस्टमाइज थेरेपी, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन या प्रिसीजन मेडिसिन भी यहाँ पे कह सकते हो। देखो एक तो होता है वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच। वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच का मतलब ये होता है कि आपने सेम चीज सबको दे दी। जैसे आप लोगों ने मेरे से पूछते हो ना कई बार कि सर एग्जाम क्लियर करने की स्ट्रेटजी बता दो, और मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई, मैंने सबको वही दे दी। इसको बोलते हैं वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच। पर अगर मैं ये रियलाइज करूं कि भाई श्याम अलग है, रवि अलग है, प्रिया अलग है, तो इसके लिए स्ट्रेटजी अलग होगी, इसके लिए स्ट्रेटजी अलग होगी, इसके लिए स्ट्रेटजी कुछ अलग होगी। तो इसको बोलते हैं हम कस्टमाइज्ड प्लान। ठीक है ना, हर किसी के लिए कस्टमाइज्ड स्ट्रेटजी काम करती है। ठीक है, तो उसी तरह से मेडिसिन की बात है। तो मेडिसिन भी हर किसी के लिए अलग अलग तरह से हो सकती है, क्योंकि देखो एक इंसान की जेनेटिक प्रोफाइल अलग होती है, उसका लाइफस्टाइल अलग होता है, इन्वायरमेंट अलग होता है, बाकी और क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होते हैं। तो उनके हिसाब से अगर हम पर्सनलाइज मेडिसिन बनाएं, उसी को हम यहाँ पे एक तरह की कस्टमाइज थेरेपी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हम इस डायरेक्शन में भी काम करें। एंड इसी के लिए ना अगर आप नोटिस कर पाओगे तो हमारा जो CSIR है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसने दरअसल में 2023 के अंदर फिनोम इंडिया प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टार्ट किया था। क्यों स्टार्ट किया था? क्योंकि यहाँ पर हम चाहते हैं डेटा इकट्ठा करना। डेटा इकट्ठा करेंगे, डेटा अच्छा होगा, उसके ऊपर मेडिसिन को डेवलप करना पॉसिबल हो पाएगा। अभी तक हम ना थोड़ा जो डिपेंडेंट रहते हैं ना, वो वेस्टर्न डेटा के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। मतलब बाकी दुनिया के देशों के जो डेटा है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। पर आप देखो यार, बाकी दुनिया के देशों का उनका अपना अपना लाइफस्टाइल है, उनकी एथनिसिटी अलग है। तो हम इंडियन पॉपुलेशन के लिए क्यों नहीं अलग से मतलब काम करते? और इसीलिए इंडियन लोगों के कॉन्टेक्स्ट में हमारे प्रेडिक्शन मॉडल्स के लिए यहाँ पर CSIR ने काम स्टार्ट करना शुरू किया अंडर फिनोम इंडिया प्रोजेक्ट। तो इसके माध्यम से हम चाहते हैं कि डायबिटीज, लिवर डिजीज, हार्ट डिजीज, इन सब के लिए यहाँ पे इसको कम करने के लिए हम यहाँ पे काम कर पाएं। तो इसमें लगभग 10,000 इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है, जिसमें आपके CSIR के एम्प्लॉयज, उनके पेंशनर्स और उनके उनके जो हस्बैंड वाइफ वगैरह हैं, तो उनसे आप डेटा इकट्ठा कर रहे हो, उनको स्टडी किया जा रहा है। एंड ये भारत की पहली पैन इंडिया लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है। देखो जब हम बात करते हैं ना लॉन्गिट्यूडनल स्टडी की, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी का मतलब होता है एक इंसान को आप लंबे समय तक उसको ऑब्जर्व करो। मतलब एक इंसान को आपने अभी ऑब्जर्व किया, फिर आगे जाके और टाइम के बाद उसको कंटिन्यूसली आप उसको ऑब्जर्व करते रहते हो। उसके माध्यम से आपको पता लगता रहता है कि हाँ, जब उसको प्राइमरी केयर मिलती है, इमरजेंसी केयर मिलती है, उसका क्या इम्पैक्ट उसके ऊपर आता है। तो डेटा जब एक पेशेंट का बार बार सेम पेशेंट का डेटा आप इकट्ठा करते हो, अलग अलग चीज़ों का इम्पैक्ट उसकी बॉडी के ऊपर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो, उसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल डेटा यहाँ पे बोल देते हैं। तो यही काम कर रहा है आपका CSIR अंडर द फिनोम इंडिया प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये तो सर 2023 से चल रहा है। अब हम इसको करंट अफेयर्स में क्यों पढ़ रहे हैं? उसका कारण ये है कि अभी भारत ने अनाउंस किया है कोहोर्ट कनेक्ट 2025। हमने नोटिस किया कि भाई भारत में ना आज के समय के ऊपर लाइफस्टाइल रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारे पास ना प्रॉपर डेटा होना चाहिए। ठीक है ना, अब इस डेटा का क्या हम करेंगे? देखो जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आपका डायबिटीज़ हो गया, आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो गया, हार्ट के रिगार्डिंग आपके कार्डियोवैस्कुलर डिजीज आपको देखने को मिल जाती हैं। तो इस तरह से इंडिया में अलग अलग जो कोहोर्ट स्टडीज हो रही हैं, उन सबको इकट्ठा कर देंगे, उनको सबको इंटीग्रेट कर देंगे। तो जो हमारा ऑलरेडी जैसे प्रोजेक्ट चला था ना फिनोम इंडिया, उसी के अंतर्गत आप इसको देख पाओगे। फिर इसके अंदर आपका जिनोम सीक्वेंसिंग से, लाइफस्टाइल मैपिंग से हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। उससे हमारे पास लॉन्ग टर्म एक डेटा सेट यहाँ पे बन जाएगा, जो कि भारत की डाइवर्सिटी को टैकल करने के लिए काफी रहेगा। ठीक है ना, तो इस तरह से एक प्रॉपर एविडेंस बेस्ड स्टडी मिल जाएगी। हेल्थ एविडेंस हमारे पास होगा तो उस हिसाब से हम यहाँ पे मेडिसिन भी यहाँ पे बना पाएंगे। हमारी क्योंकि भारत की देखो ज्यादातर जो पॉपुलेशन है, 70% से ज्यादा पॉपुलेशन वो 40 साल से कम उम्र की है।
तो अगर हमारे पास डेटा सेट्स ऐसे होंगे कि हम यहाँ पे प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरफ काम करें, कहने का मतलब कि सिर्फ और सिर्फ आपका बीमार हो जाने के बाद नहीं, बीमार स्टार्ट होने से पहले ही अगर हम उसको प्रिवेंट कर पाएं, उसकी तरफ भी हमें यहाँ पे काम करना पड़ेगा। तो एक तरह से जो डेटा सेट वगैरह बनेंगे ना कोहोर्ट कनेक्ट के अंतर्गत, वो हमें यहाँ पे अपनी हेल्थ प्लानिंग को लंबे समय के अंदर यहाँ पे सही ढंग से काम करने के अंदर हेल्प करेंगे। तो डेटा आएगा, रिसर्च होगी एंड उस हिसाब से हम यहाँ पे अपनी पॉलिसीज बना पाएंगे। यही है दरअसल में कोहोर्ट कनेक्ट 2025, जो कि अलग अलग कोहोर्ट स्टडीज को इकट्ठा कर रहा है प्रिसीजन मेडिसिन की तरफ काम करने के लिए। तो ये बातें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। ये लॉन्च हुआ एट द CSIR IMMT भुवनेश्वर के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज योर सरंदा फॉरेस्ट। देखो पहले भी हमने इसको डिस्कस किया था, अब फाइनली हम यहाँ पे इसको कंप्लीट डिटेल्स की डिस्कस कर लेंगे। पहली बात तो आप ना सरंदा फॉरेस्ट की लोकेशन को जरा आप समझना। देखो जब हम बात करते हैं ना झारखंड स्टेट की, तो झारखंड स्टेट के अंदर आपको सरंदा फॉरेस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। ये जमशेदपुर के काफी पास में है। एंड इंपॉर्टेंट बात आप नोटिस करिएगा कि एशिया के अंदर सबसे लार्जेस्ट जो साल फॉरेस्ट है वो आपको यहीं सरंदा फॉरेस्ट ही आपको देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन आता है सर ये नाम कहाँ से आया सरंदा? सरंदा जो वर्ड आया है ना दरअसल में वो 700 से आया है। यहाँ पर आपको 700 से भी ज्यादा हिल्स देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, 700 पहाड़ आपको देखने को मिलते हैं, उसी वजह से इसका नाम है सरंदा फॉरेस्ट। अब यहाँ पे आपको एक डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलता है झारखंड के अंदर, सरायकेला। सरायकेला की जो रॉयल फैमिली हुआ करती थी ना, यहाँ पर पहले बहुत ज्यादा प्राइवेट हंटिंग किया करती थी सरंदा फॉरेस्ट के अंदर। पर देखो हमने यहाँ पे इसको प्रिजर्व करने की अब यहाँ पे कोशिश करी है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया एक तो ये कि एशिया के सबसे लार्जेस्ट साल फॉरेस्ट आपको यहीं देखने को मिलते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें साल के साथ साथ आपका महुआ, कुसुम और बहुत तरह के आपके डेसिडियस जो प्लांट्स है वो यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें फौना की, तो उसमें आपका एलिफेंट्स हो गए, आपके ग्लाइडिंग लिजार्ड्स हो गए, स्लॉथ बियर हो गया, फोर हॉर्न एंटीलॉप हो गया, ये सब आपको यहाँ पे मिलते हैं। बाकी एलिफेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको एलिफेंट कॉरिडोर्स देखने को मिलते हैं। बेसिकली सरंदा को उड़ीसा के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ कनेक्ट करना हो, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि एलिफेंट काफी ज्यादा मूव करते रहते हैं, तो उनकी मूवमेंट के लिए कॉरिडोर्स ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पर आपको ट्राइबल कम्युनिटीज जैसे हो, मुंडा, उरान और बाकी आदिवासी ग्रुप्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। आयरन और रिजर्व्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग झारखंड का 26% आयरन रिजर्व जो है वो यहीं पर आपको सरंदा में ही देखने को मिल जाता है। तो ये तो बात होगी सरंदा की, इन जनरल हमने लोकेशन और फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा। अब बात आती है कि करंट अफेयर्स में क्या है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ना एक रूलिंग दी है। अब इस रूलिंग के हिसाब से सरंदा फॉरेस्ट को एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कंजर्वेशन रिजर्व के तौर के ऊपर यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये बोला है कि अगर हम बात करें तो स्टेट को 3 महीने की यहाँ पे डेडलाइन दी गई है कि 126 कंपार्टमेंट जो है ना फॉरेस्ट के, वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर के ऊपर यहाँ पे नोटिफाई किए जाए। ठीक है, जो 6 कंपार्टमेंट है ना वहां पर सस्टेनेबल तौर के ऊपर आप यहाँ पे माइनिंग कर सकते हो। तो हमने एक तरह से करने की क्या कोशिश की है, हमने यहाँ पे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया है अलॉन्ग विद डेवलपमेंट नीड्स। हमने ये नहीं कहा कि माइनिंग हो ही नहीं सकती, पर हमने यहाँ पे बताया है कि कुछ ऐसे कंपार्टमेंट्स हैं जहां पर आप माइनिंग कर सकते हो, वो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत नहीं आएंगे। ठीक है, तो कुछ एरियाज हैं जहां पर हम पूरा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर काम कर रहे हैं, एंड कुछ जगह के ऊपर हमने डेवलपमेंट के लिए भी यहाँ पे मौका दिया है। तो एक तरह से दोनों को हमने यहाँ पे बैलेंस किया है, इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट को। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 48A है, 58AG है जो बात करते हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करने की। बाकी इसके अलावा हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी चीज को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन के अंदर कोर्ट भी किया। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि वहाँ के जो लोकल ट्राइबल लोग हैं, जैसा मैंने आपको बताया ना सरंदा फॉरेस्ट के अंदर आपका मुंडा, हो, उरान, बाकी और आदिवासी ग्रुप भी रहते हैं, तो उनके जो राइट्स हैं वो यहाँ पर इफेक्ट नहीं होंगे। तो झारखंड गवर्नमेंट को ये करना है अब कि फॉरेस्ट राइट एक्ट यहाँ पे चलता रहेगा, लोकल लोगों के जो राइट्स हैं वो यहाँ पे प्रोटेक्ट होते रहेंगे, ऐसा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला है। बाकी इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो गोवा फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया रूलिंग थी 2023 की,
जहां पर उन्होंने बोला था कि माइनिंग नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के 1 किलोमीटर विद इन नहीं हो सकती, तो वो सेम चीज यहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे रहेगी। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये सरंदा में अप्लाई होगी, ठीक है ना। तो ये सेम बात आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो। बाकी इसके अलावा हमारे पास देखो कुछ प्लान्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2017 से 2031। यहाँ पर बात करी गई है प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क को यहाँ पे बढ़ाने की, उसको अच्छे से कंजर्व करने की, प्लस हमारे इन सीटू जैसे आपका नेशनल पार्क है तो वहीं पर कंजर्व किया जाता है अपने स्पीशीज को, तो इस तरह से इनको कंजर्व करने की बात करता है आपका नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान। उसकी तरह से अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की, ये बात करता है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर हमारे जो बायोडाइवर्सिटी है हमें उसको प्रोटेक्ट करना है और माइनिंग वगैरह वाली चीज़ों को हमें यहाँ पे रेगुलेट करना होगा। तो यही डिसीजन इन्हीं पर्टिकुलर मुद्दों को देखते हुए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अभी हमारे सामने दिया है। आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज अंबाजी मार्बल। देखो यहाँ पर ना पिक्चर में मार्बल देख पा रहे होंगे, ये बहुत ही शानदार आपको मार्बल देखने को मिलेगा। ये दरअसल में गुजरात से आता है, अंबाजी रीजन। अंबाजी रीजन जो है आपका वो बनसकांठा में आपको रीजन आपको देखने को मिल जाएगा। और इस पर्टिकुलर अंबाजी मार्बल का इस्तेमाल बहुत बड़े स्तर के ऊपर होता है। उसका कारण यही है कि यहाँ पर कैल्शियम का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, इसका कलर पूरा वाइट आपको देखने को मिल जाता है एंड कैल्शियम का कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से ये बहुत बहुत लंबे समय तक चलता है, तो ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। बाकी इसके अलावा इसमें कैल्शियम ऑक्साइड आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। उसके अलावा अगर हम बात करें सिलिकॉन ऑक्साइड भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और ऐसा बताया जाता है कि बहुत सारे मंदिरों के कंस्ट्रक्शन के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके जो दिलवारा जैन टेम्पल जो कि 11 से 13 सेंचुरी के बीच में बने थे चौलक्या या सोलंकी रूलर्स के द्वारा, उसमें यहाँ पे आपके अंबाजी मार्बल का इस्तेमाल हुआ। दोस्तों इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो आपके जो दिलवारा जैन टेम्पल है माउंट आबू राजस्थान के अंदर, वहां पर भी इनका इस्तेमाल हुआ। सिमिलरली अगर हम बात करें जो अयोध्या के अंदर राम मंदिर बना है उसमें भी इसका इस्तेमाल हुआ। एंड इवन यूएसए, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इन देशों के अंदर भी यहाँ पर इस मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। अब क्योंकि ये मार्बल इतना इतना ज़्यादा खास है तो इसीलिए यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि इस पर्टिकुलर गुजरात अंबाजी वाइट मार्बल को जीआई टैग भी यहाँ पे दे दिया गया है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। और ऐसा कोई पहला मार्बल नहीं है, इससे पहले अगर हम बात करें ना तो जो मकराना मार्बल है आपको देखने को मिलेगा राजस्थान का, तो उसको भी ऑलरेडी जीआई टैग मिल चुका था 2015 के अंदर। मकराना मार्बल को भी कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से उसका इस्तेमाल भी हुआ था ताजमहल की कंस्ट्रक्शन के अंदर, तो ये भी आपको मकराना मार्बल के बारे में पता होना चाहिए। बाकी दोस्तों जीआई टैग्स के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कि यहाँ पर क्या होता है, एक ज्योग्राफिक ओरिजिन की वजह से किसी चीज़ में अगर कुछ क्वालिटीज़ आती हैं और बहुत शानदार अच्छी चीज़ें आती हैं, उसको हम यहाँ पे लोकल लोगों को बेनिफिट देना चाहते हैं, दैट इज़ वाई वी प्रोवाइड देम विद जीआई टैग्स। जैसे फॉर एग्जांपल दार्जिलिंग चाय, डिंडीगुल लॉक्स, ये कुछ एग्जांपल हैं कि वो ज्योग्राफी में ही मतलब है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई अपने घर पे वो सेम चीज़ बना के बोल दे कि हाँ ये डिंडीगुल में लॉक्स बने हैं, नहीं। वहाँ पर लोकल चीज़ों की वजह से वहाँ पे उस जगह के ओरिजिन की वजह से यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वालिटीज आती हैं, उनको हम यहाँ पे जीआई टैग का दर्जा देते हैं। एंड ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसको ग्रांट किया जाता है बाय जीआई रजिस्ट्री अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये बात आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे और इससे आपके जो लोकल आर्टिशंस हैं उनको फायदा मिलता है, ब्रांडिंग में यहाँ पे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल जाती है। नेक्स्ट हमारे सामने जो टॉपिक है दैट इज एआई बेस्ड दृष्टि सिस्टम। अब देखो इसको आप अंडरस्टैंड करना, ये ट्रेन के कॉन्टेक्स्ट में है। देखो आप लोग जानते होंगे मालगाड़ी के बारे में। अब मालगाड़ी के यहाँ पे आपको वैगन्स आपको पिक्चर में देख पा रहे होंगे आप लोग। अब कई बार पता क्या होता है, यहाँ पर हमें हर एक जगह पे देखना होता है कि अच्छा ये मालगाड़ी सही ढंग से इसका लॉक लगा है या नहीं लगा है, ठीक है ना। कहीं कुछ चोरी करने की यहाँ पे कोशिश तो नहीं करी गई है, ठीक है। और उसमें कई बार बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, कई बार कुछ छेड़छाड़ कुछ टेम्परिंग करने की कोशिश की जाती है। तो हमने सोचा कि क्यों ना ये मैनुअल चेकिंग के अंदर इतना ज़्यादा टाइम लगता है, क्यों ना हम यहाँ पे एआई का इस्तेमाल करें। तो बिल्कुल, तो रेलवेज ने यहाँ पे एआई का इस्तेमाल किया है एंड इसी वजह से रेलवेज इंट्रोड्यूस कर रहा है एआई बेस्ड दृष्टि सिस्टम। यहाँ पर क्या होगा, अगर मान लो कोई भी इस तरह से वेगन डोर जो है वो एक तरह से टेम्पर है, अनलॉक हो रखी है, लॉक प्रॉपर नहीं है, तो उस केस में यहाँ पर हमारे पास इंफॉर्मेशन रियल टाइम के अंदर मिल जाएगी। उससे कहीं ना कहीं सेफ्टी को बढ़ाने के अंदर और मैनुअल इंस्पेक्शन को कम करने के अंदर हमारे पास यहाँ पे मदद मिल पाएगी।
ये जो सिस्टम है इसको डेवलप किया गया है बाय नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवेज और साथ ही साथ हमारा जो IIT गुवाहाटी का टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन है, इनके द्वारा मिलकर इसको किया गया है। ऑटोनॉमसली ये इस तरह से मॉनिटर करता रहेगा ट्रैवल के टाइम के ऊपर आपका जो डोर सिक्योरिटी है, क्योंकि देखो कई बार चोरी का खतरा रहता है, कई बार आपने मूवीज में देखा हुआ है कुछ कुछ चुराने की कोशिश की जाती है। तो अब AI बेस्ड सिस्टम यहाँ पे इस तरह की चोरी को रोक देगा। तो यहाँ पर AI पावर्ड कैमराज, सेंसर्स, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसको देखते रहेंगे रियल टाइम बेसिस के ऊपर। अगर कुछ भी गड़बड़ होने की कोशिश होती है तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे अलर्ट दे देंगे। तो ऐसा नहीं है कि हमने इसको टेस्ट नहीं किया था, कंटिन्यूसली हम पिछले 10 महीने से इसको टेस्ट कर रहे हैं और इसकी एक्यूरेसी बहुत ही शानदार आई है। एंड इसीलिए अब हम इसको AI बेस्ड दृष्टि सिस्टम को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारे सामने जो टॉपिक है वो है मुड न्योमा एयरबेस लद्दाख के बारे में। देखो यहाँ पर आप जरा पिक्चर में देखना, आप पिक्चर में यहाँ पे देख पाओगे, मैंने जरा इस पूरे एरिया को जूम करने की कोशिश करी है। देखो ये आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा देखोगे ना तो यहाँ पर आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको लोकेशंस आपको देखने को मिल जाएंगी। थोड़ा ना मैपिंग के पर्सपेक्टिव से आपको इनको ध्यान में रखना है। जैसे ये आपको DOB दारबुक शाह DOB रोड आपको देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर आपका दौलत बेग ओल्डी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं ये आपका सियाचिन ग्लेशियर है यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पर आपको श्योक, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड उस तरह से आपको यहाँ पे LAC के पास बिल्कुल यहाँ पे आपको पैंगोंग सो लेक आपको देखने को मिल जाती है। अब जो मैं बात कर रहा हूँ ना वो दरअसल मैं बात कर रहा हूँ न्योमा की। न्योमा दरअसल में क्या है, यहाँ पर हमारा एक एयरबेस है, ठीक है। तो भारत ने इसको ऑपरेशनलाइज कर दिया है। अब आप नोटिस कर पाओगे ये जो लोकेशन है ना न्योमा, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लगभग आपकी 25 किलोमीटर की केवल आपकी दूरी के ऊपर है। अब इसमें क्या होगा, इस एयरबेस के ऊपर हम यहाँ पर आराम से अपने फाइटर जेट्स को होस्ट कर पाएंगे, हमारे हेलीकॉप्टर्स हैं, हमारे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हैं, उनकी मूवमेंट के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर ये लगभग 25 किलोमीटर दूर ही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के। तो बहुत जल्दी से, बहुत तेज़ी से अगर कभी भी चाइना हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है तो हम बहुत जल्दी उसके सामने हम बहुत तेज़ी से रिस्पॉन्स दे पाएंगे। उसीलिए हमने यहाँ पर इस लद्दाख के अंदर इस न्योमा एयरबेस को हमने यहाँ पे ऑपरेशनलाइज किया है। तो हमारे जो डेप्सांग प्लेन्स हैं, पैंगोंग सो लेक है, चुशुल वैली है, उसके काफ़ी ज़्यादा पास में आपको देखने को ये मिल जाता है अपना जो एयरबेस है। बाकी अगर उनकी यहाँ पे जो आर्मी है, ठीक है, पीपल लिबरेशन आर्मी चाइना की, अगर कुछ भी गड़बड़ करती है तो हम बहुत कम टाइम के अंदर उसको यहाँ पे टैकल कर पाएंगे। सिमिलरली भारत की हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर रेडीनेस बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आप नोटिस कर पाओगे कि जो एयरबेस है ये 13,000 फीट की आपकी हाइट के ऊपर आपका सिचुएटेड है। तो डेफिनेटली भारत इस तरह के वेदर के अंदर भी यहाँ पर काम कर पाएगा। ये कहीं ना कहीं भारत की क्षमता को दुनिया के सामने दिखाता है। बाकी ऑलरेडी हमारे पास लद्दाख में एयर बेसेस है, जैसे आपका लेह, कारगिल, थोइसे, ठीक है, उससे भी ज़्यादा हम यहाँ पे ऐड ऑन कर रहे हैं। एंड इससे हमारा इवैक्यूएशन के अंदर भी और अपने मिशंस को सपोर्ट करने के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बाकी ऑफेंसिव डिफेंसिव दोनों तरह के मिशंस को ये सपोर्ट कर पाएगा, रिडंडेंसी खत्म होगी और हमारा जो ऑलरेडी अच्छा नेटवर्क है दौलत बेग ओल्डी का, तो उसको यहाँ पे फर्दर ये सपोर्ट भी करता है, ठीक है ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पुश हो रहा है डेफिनेटली, एंड कहीं ना कहीं हमारा जो सॉवरेंटी को डिफेंड करना है भारत को अपनी, उसके लिए बहुत अच्छा ये कदम आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसको थोड़ा लोकेशन पर्सपेक्टिव से आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। आप PDF डाउनलोड करके एक बार इन लोकेशंस को स्टडी करना, ताकि अगर मान लो UPSC कोई भी इसमें क्वेश्चन पूछे तो आप यहाँ पे इस चीज़ को टैकल कर पाओ। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा करेक्ट है कौन सा गलत है। एंड जो लास्ट सेशन में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे, एक था पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स साइट के बारे में। यस, ये जो बात लिखी गई है ये अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है। गरुड़ एयर एक्सरसाइज की बात करें तो दोस्तों ये भारत और फ्रांस के बीच में होती है, इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। केमिकल वेपन कन्वेंशन की बात करें तो इंडिया दोस्तों सिग्नेटरी है, यहाँ पे जो नॉट लिखा हुआ है ना ये गलत है, क्योंकि इंडिया सिग्नेटरी है, तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड लास्ट स्टेटमेंट की बात करें तो यस, जवाहरलाल नेहरू जी आपके 1929 के लाहौर सेशन के प्रेसिडेंट थे, तो दिस स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।